जमीन खड़ा कर दिया। देखिए पंकज जी, मुद्दा ये हो रहा है बाहर, अभी भी ये कहा जा रहा है, कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस को जिंदा करना, कांग्रेस में जान फूकनी है तो प्रदेश के नेताओं को उभारो, प्रदेश के नेताओं जिससे पहले छत्रप हुआ करते थे पंडित नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, वैसे छत्रप पैदा किए जाए। तो एक तरफ आप अगर छूट दें तब भी नहीं, और एक तरफ आप अगर छूटने दें और उनको कठपुतली बना के चले तो भी दिक्कत है। देखिए, कांग्रेस का कई सालों से यही स्टाइल रहा है कि जो रीजनल लीडर स्ट्रांग होते हैं, जैसे एस राजशेखर रेड्डी थे, तो उनके मरने के बाद उनके परिवार के साथ क्या किया कि उनको डर था कांग्रेस में कुछ लोगों को कि उनको इनसिक्योरिटी हो रही थी कि अगर उनका परिवार फिर से पनप गया तो उनका अपना, इन लीडर्स का पनपना मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस में जो कई सालों से जिस तरह से स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है बहुत खराब है कि आप एक तरफ किसी को आगे, अशोक गहलोत को भी अगर आप उदाहरण लो, अशोक गहलोत को आगे कर दो, पीछे सीबी जोशी को लगा दो, भूपेंद्र हुड्डा को आगे करो, साथ में पीछे कुमारी शैलजा या वीरेंद्र सिंह को लगा दो, उधर जो है कि वीरभद्र को आगे करो, वहां पे पीछे बाली को लगा दो। तो जो है कि इस तरह से ये जो है कि इस तरह से संगठन नहीं चलते, क्योंकि संगठन ही जब बूथ स्तर का संगठन अगर छिन्न भिन्न है तो इस तरह छत्रप से भी कुछ बात नहीं बनती। ये भी नहीं, क्योंकि खासतौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने प्रोजेक्ट किया लेकिन वो ग्वालियर और चंबल में भी नहीं जितवा पाए, तो ये नहीं लगता है कि वो खो कैसे जब तक संगठन की मशीनरी नहीं हो। भाजपा में नेता है लेकिन उसके साथ में आरएसएस के पीछे मशीनरी भी है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वैसे बहुत अपील है, लेकिन उन्होंने कभी मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं की, जो सड़कों की राजनीति, जो गांव की राजनीति, तो उनके लिए दिक्कत थी, एक चैलेंज था। उन्होंने कांग्रेस को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की, उसमें नाकाम हुए, लेकिन जो है कि उस लास्ट मोमेंट में उनको वहां पे डाला गया था। तो इससे ये नहीं मतलब कि जो आप लीडर्स को ग्रूम करते हो कि 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं लीडर को बनाने में, क्या ये जरूरत महसूस नहीं करते कि साथ में संगठन भी सचमुच में चुनाव हो, नीचे संगठन मजबूत हो, जो राहुल गांधी एक तरह से कोशिश करते हुए लगते हैं, वो संगठन पर फोकस भी बनना चाहिए। देखिए, संगठन तो पहले कांग्रेस का मजबूत होता था, आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स खत्म कर दिया गया है। पहले जो है कि इवन कांग्रेस की अध्यक्षा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर्स को बुलाती थी, ब्लॉक लेवल लीडर्स को बुलाती थी, कॉन्क्लेव्स होते थे। अब जो है कि वो पूरा का पूरा जो एक तरह से ट्रेडिशन थी उनको खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं कि डिफरेंट पार्टी से आए, उनको पद मिले और काफी चीजें मिली, जैसे राशिद अलवी आए ये बहुजन समाज पार्टी से, ये संजय निरुपम आए शिवसेना से। बहुत सारे स्पोक्स पर्सन जो आते हैं उनको पार्टी की ना हिस्ट्री के बारे में पता है, ना आइडियोलॉजी के बारे में पता है। शीला दीक्षित और अशोक गहलोत के हश्र के बाद आप क्या मानते हैं, कांग्रेस में अब क्या होता हुआ लगता है या कांग्रेस में क्या होना चाहिए? कांग्रेस को बहुत चिंतन शिविर बुलाना चाहिए, उसमें बिल्कुल फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन होनी चाहिए। इसमें आप ये इन शीला दीक्षित और अशोक गहलोत का आगे का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, शीला जी ने 15 साल की इनिंग्स खेल ली और उन्होंने अपनी जिंदगी में 8 चुनाव लड़े, 4 हारी, 4 जीती। तो जो है कि उनका जो है, मेरे को लगता नहीं ज्यादा कोई उनका पॉलिटिकल फ्यूचर अब कुछ बचा है कि अब दोबारा से वो तो सोनिया जी के ऊपर डिपेंड करता है, उनको अगर कोई और रोल देती है। और अशोक गहलोत ने भी जिस तरह से जो राजस्थान में जो हो रहा था, कांग्रेस का संगठन राजस्थान में बहुत मजबूत रहा है, हमेशा से रहा है, लेकिन जो बगावत थी, जो लोगों का वो था, नाराजगी थी, वो कांग्रेस से कम थी, अशोक गहलोत से ज्यादा थी। अशोक गहलोत ने इधर लोगों को गुमराह करके रखा दिल्ली में हाईकमांड को कि मैंने ये स्कीम चलाई है, 6 महीने 8 महीने में सब कुछ ठीक हो गया है। छत्रपों का मामला कांग्रेस में बिल्कुल कोई बनता हुआ नहीं लगता, और कोई छत्रप वाली जो राजनीति कि छत्रपों को पैदा करके कांग्रेस जिंदा हो या कांग्रेस चलती रहे, ये मुश्किल है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप रीजनल लीडर्स को डेवलप करना चाहते हैं, तरुण गोगोई असम में चला रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में चला रहे हैं, वीरभद्र सिंह हिमाचल में चला रहे हैं। अगर आप ये इनको जैसे सुशील कुमार शिंदे को अगर महाराष्ट्र में भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, शिवराज पाटिल जी को कर सकते हैं, कि आप रीजनल लीडर्स को एम्पावर करोगे तो उनमें स्ट्रेंथ आएगी। ये नहीं कि आप एक हाथ से एम्पावर करो, दूसरे हाथ से उनको इनसिक्योर कर दो, तो इस तरह से संगठन मजबूत नहीं होने वाला। जी पंकज जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बांग्लादेश में अब्दुल कादर मुल्ला की तदफीन के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज, 3 हलाक। फिलिस्तीनी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा मशरिक़ वस्ता इख्तिताम पज़ीर। केरी ने अमन मुज़ाकरात को बताया तामीरी। और पेरिटोरिया में हजारों सुगवारों ने नेल्सन मंडेला के आज की आखिरी दीदार। कल ले जाया जाएगा आबाई गांव कोनो। इतवार को अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। और खबरें तफसील से। बांग्लादेश जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादर मुल्ला की आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। तदफीन में उनके अहले खाना और पड़ोसियों ने शिरकत की। तदफीन के बाद तशद्दुद की ताजा लहर में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ख्याल रहे कि 65 साल कादर मुल्ला को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। कादर बांग्लादेश जमात इस्लामी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे। अब्दुल कादर मुल्ला उन 6 अफराद में शामिल थे जिन्हें 1971 की जंग आजादी के दौरान जंगी जराइम का मुर्तकिब पाया गया था। कादर मुल्ला को फांसी दिए जाने के बाद मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों और खून रेज तशद्दुद की ताजा लहर शुरू हो गई है, जबकि आइंदा माह मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं। बताया गया है कि अब्दुल कादर मुल्ला की आखिरी रसूमात में ताखीर की दरखास्त की गई थी ताकि उनके अहले खाना उनका दीदार कर सकें और तदफीन में शिरकत कर सकें। ताहम इंतजामिया ने दरखास्त को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि आला हुक्काम का दबाव है कि मैयत को ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। পরিবারের পক্ষ থেকে যেহেতু ওনার ফ্যামিলির লোকজন আসতে পারেনি, এজন্য লাশটা যেন রেখে দেওয়া হয় এবং ওরা এসে দেখতে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের উপরের চাপ আছে, রাখা যাবে না। এখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। तशद्दुद की इस ताजा लहर के दौरान कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि हुकूमत हामियों की इमलाक को निशाना बनाया गया। रंगपुर और सतखीरा में
जमात इस्लामी के हामियों ने एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान अहम सड़कों को जाम करने के मकसद से जगह जगह आग लगाई और दरख्तों को काट दिया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अब्दुल कादर मुल्ला की आखिरी रसूमात कवानीन के मुताबिक ही अदा की गईं। मकामी लोगों ने इसमें ताउन किया और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली। নিয়ম কানুন আছে, সেই নিয়ম কানুন অনুযায়ী আমরা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। এখানকার লোকজন আমাদের কথা শুনেছে, তারা কোনো প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা বা কোনো আইন শৃঙ্খলাতে বিঘ্ন ঘটায়নি। আমরা সুষ্ঠুভাবে এই দাফন কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। अब्दुल कादर मुल्ला की फांसी के बाद तशद्दुद की जो आग भड़की है, उससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा माह होने वाले इंतखाबात से कबल बांग्लादेश में हालात मजीद खराब हो सकते हैं, खासतौर पर इस तनाजुर में कि जंगी जराइम के मुर्तकिब पाए गए 6 में से बकिया 5 के बारे में ट्राइब्यूनल का फैसला अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। फिलिस्तीन और इसराइल ने मशरिक़ वस्ता अमन मुआहदे के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के जरिए दिए गए अगले साल के मई के हदफ को तस्लीम कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने आज अपना मशरिक़ वस्ता का दौरा मुकम्मल कर लिया। वो अब वियतनाम जाएंगे। मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने जुमा के रोज तल अवीव में इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उससे एक दिन कबल जुमेरात को उन्होंने रमला में फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। जॉन केरी ने दोनों लीडरों से मुलाकात को तामीरी बताया। फलस्तीन और इसराइल ने अमन मुज़ाकरात के लिए अगले साल मई के महीने में अमन मुआहदे की तकमील के हदफ को कबूल किया है। But I wanted to come through here in an effort to try to continue our important discussions, and it's been constructive. It's always complicated, but I look forward to having some good talks this morning after meeting with President Abbas last night. We have a lot to talk about, and we will continue this process. ख्याल है कि सदर महमूद अब्बास और बिन्यामिन नेतन्याहू ने तस्लीम किया है कि अगले साल मई तक मुस्तकबिल के ममलिकत फलस्तीन के कयाम के सिलसिले में सलामती सरहदें, बैतुल मुक़द्दस की हैसियत और फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के मुस्तकबिल जैसे मौज़ूआत को हल कर लेंगे। ताहम मुआहदे की तकमील न होने के खदशे के पेश नजर अमरीका एक जामे अमन मुआहदे के लिए उसूलों पर मबनी एक फ्रेमवर्क तरतीब देना चाहता है। जॉन केरी का कहना है कि अगर मुकर्ररा वक्त पर मुआहदे की तकमील नहीं होती है तो अगले दौर के मुज़ाकरात के लिए वक्त को बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ऑस्ट्रेलिया में नशे की हालत में अपनी कार से एक तालिब इल्म को कुचलकर हलाक करने के इल्जाम का सामना करने वाले हिंदुस्तानी बाशिंदे पुनीत कुमार को आज नई दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। ख्याल रहे कि पुनीत कुमार को इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के हवाले किया जा सकता है। ताहम पुनीत कुमार ने कहा कि वो मुकदमे की समाअत ऑस्ट्रेलिया के बजाय हिंदुस्तान में ही चाहता है। अक्टूबर 2008 में जब मेलबर्न में गाड़ी चलाते हुए पुनीत कुमार से यह हादसा हुआ था, उस वक्त उसकी उम्र महज 19 साल थी और वो गाड़ी चलाना सीख रहा था। उस पर इल्जाम है कि नशे की हालत में उसने अपनी कार से 2 तालिब इल्मों को कुचल दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया था। मकामी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद पुनीत कुमार का जब नशे का टेस्ट किया गया तो नतीजा पॉजिटिव पाया गया। पुनीत कुमार का कहना है कि वो चाहता है कि मुकदमे की सुनवाई हिंदुस्तान में ही हो, क्योंकि वो खुद को ऑस्ट्रेलिया में महफूज नहीं समझता। मैं तो चाहता हूँ यहीं पे चल जाए, वहाँ जान को खतरा है। वहाँ पे आई एम नॉट सेफ। पुनीत कुमार ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि ऑस्ट्रेलिया में उसे जान का खतरा है। यही वजह है कि पुनीत कुमार की वकील ने मुकदमे की कार्रवाई हिंदुस्तान में ही करने की दरखास्त दाखिल की है। We have moved an application for extradition under Extradition Act that the trial should be conducted in India only. Puneet should remain in India. हादसे के बाद पुनीत कुमार ऑस्ट्रेलिया से फरार हो गया था और 4 साल मफरूर रहा, लेकिन इसी साल उसे शुमाली हिंदुस्तान में गिरफ्तार किया गया था। जुमेरात के रोज उसे पंजाब के शहर पटियाला से दिल्ली लाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागडे की गिरफ्तारी के मामले पर हिंदुस्तान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। साउथ ब्लॉक में खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने अमरीकी सफीर नैन्सी पाउल को तलब किया और इस मामले पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। हिंदुस्तान ने इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। हिंदुस्तान ने कहा कि वो इस मामले पर निगाह रखे हुए हैं और अगर कोई कानूनी पेच है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। डिप्टी काउंसिल जनरल दिव्यानी खोबरागडे पर हिंदुस्तानी शहरी की जानिब से वीजा के लिए जाली दस्तावेजात पेश करने का इल्जाम है। बाद में दिव्यानी को 2.5 लाख के बॉन्ड पर
जमानत पर रिहा कर दिया। अफगान सदर हामिद करजई ने आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने बाहमी, इलाकाई और मुश्तरका दिलचस्पी से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने अमरीका के साथ दोतरफा सलामती मुआहदे पर भी बात की। ख्याल रहे कि 2014 के बाद अमरीका अफगानिस्तान से अपने फौजियों का इनखला करने जा रहा है। ताहम इस मुआहदे के तहत अमरीका अफगानिस्तान में अपने 12,000 फौजियों को तैनात रख सकता है। वाशिंगटन को उम्मीद है कि इस मुआहदे पर दस्तखत के लिए हिंदुस्तान अफगान सदर हामिद करजई को कायल कर सकता है। हामिद करजई और मनमोहन सिंह ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। उधर पाकिस्तानी सूबे पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ ने आज हिंदुस्तान के वजीर कॉमर्स आनंद शर्मा से मुलाकात की। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के वजीर कॉमर्स खुर्रम दस्तगीर, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बराए हिंद सलमान बशीर, पाकिस्तानी ताजिर मियां मोहम्मद बशीर और दीगर आला हुकाम भी शहबाज शरीफ के वफद में शामिल हैं। इन सभी की आनंद शर्मा से मुलाकात हुई। ख्याल रहे कि शहबाज शरीफ हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर आए हुए हैं। कल उन्होंने वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और दिल्ली की जामा मस्जिद भी गए थे। बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल ने पाकिस्तानी मरीज इमरान कुरैशी के कूल्हे का कामयाब इलाज किया है। 31 साला इमरान कुरैशी ने अपने कामयाब इलाज पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक मरीज की सिफारिश पर उन्होंने हिंदुस्तान में अपना इलाज करने को तरजीह दी। Even the government couldn't, you know. So it made no sense for me, and that was something that I just pointed out to Dr. Nagaraj. Then we use all the equipment to guide the cell. So that's why I think this. I had one of their patients, just, recommend why don't you try Bangalore? I'm getting treatment done here. I never really considered India being an option, because when you think about India, it's always thought of like a third world country. Even though you get to make a lot of progress in the last decade or so. We were ignoring the bone, creating the blood flow. After we started creating the blood flow factors using the stem cell, we were successful. And this is what brought Imran all the way from Pakistan. He has his family in America. He consulted some of the top surgeons there who all advised him core decompression and the trapdoor method. Since he was not convinced to have another surgery, he chose to come to India, and Dr. Kalyan joined me. आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी कर संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर। ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जनूबी अफ्रीका के हर दिल अजीज रहनुमा नेल्सन मंडेला को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। शेड्यूल के मुताबिक आज तीसरे दिन भी प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में उनकी मैयत को आवाम के दीदार के लिए रखा गया। नेल्सन मंडेला की मैयत को सुबह सवेरे फौजी अस्पताल से यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में पूरे एजाज के साथ लाया गया। आवाम के लिए अपने चहीते लीडर के दीदार का आज आखिरी मौका है। कल हफ्ते के रोज उनकी मैयत को मंडेला के आबाई गांव क्योनो ले जाया जाएगा और वहीं इतवार के दिन उनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी जाएगी। आज दीदार के आखिरी दिन प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में लोगों का तांता लगा रहा। इस मौके पर कई लोग जज्बाती नजर आए। वो अपने चहीते लीडर की कुर्बानियों और मुल्क के लिए उनकी काविशों को याद कर रहे थे।
गोरे काले का भेद मिटाने वाले नेल्सन मंडेला ने मानो सारे भेदभाव मिटा दिए। आपस में लड़ने वाले मुल्कों के रहनुमा एक साथ हैं, एक साथ उन्हें खराज क़दर पेश कर रहे हैं। मंडेला ने जो विरासत छोड़ी उसे करीब से देखने और जो कुछ अधूरा रह गया है उसे समझने की कोशिश करती ये खास रिपोर्ट। ये पता चलता है दक्षिण अफ्रीका के इस गांव जाकर, जहां चर्च में एक समय बच्चों को ये सिखाया जाता था कि काले लोग तुच्छ होते हैं, मंडेला आतंकवादी हैं। आज यहीं देश के पहले काले राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मंडेला ने लाखों लोगों की सोच बदल दी। हमें लगता है कि हमने उनको जैसे बरसों जेल में रखा, वो बाद में बाहर आकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे, पर मंडेला सबको साथ लेकर चले। वैसे ऐसा नहीं कि अब इस गांव में सब बड़ा सुंदर है, कुछ चिंताएं भी हैं। अभी जो हो रहा है वो रंग भेद का उल्टा है। काले लोग गोरे लोगों का दमन कर रहे हैं। पर उलट रंग भेद की इस चिंता पर तब विश्वास नहीं होता जब यहाँ की झुग्गियों में ये शिकायत सुनने को मिलती है कि मौजूदा सरकार ने काले लोगों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। मगर तब भी मंडेला के लिए उनके मन में आदर है। उन्होंने हमें उम्मीद से अधिक दिया। हम बेड़ियों में बंद थे, उन्होंने आजाद कराया। हम देख नहीं सकते थे, उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। मंडेला ने काले लोगों को बराबरी का हक जरूर दिलाया, पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीका की 2/3 गरीब आबादी अभी भी गांवों में रहती है। रंगभेद के दौर में देश के विकास में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। रंगभेद खत्म हो चुका है, पर अभी भी उनकी जिंदगी बहुत नहीं बदली। इस औरत के पति की जब मौत हुई तो वो केवल 48 साल का था। दक्षिण अफ्रीका में गरीब लोगों की औसत उम्र यही मानी जाती है। ये 8 लोगों का परिवार इसी एक कमरे में रहता है। यहाँ एक बोर्ड पर लिखा है, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा मजाक उड़ाएं। जब हमारे पिता ने आंखें मूंदी, हम भूखे थे। अब हम पेट पालने के लिए गांव के लोगों के कपड़े धोते हैं। जाड़े में यहाँ बहुत ठंड होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। रंगभेद के दौर में यहाँ सबसे अच्छे खेत गोरे किसानों के पास थे। मंडेला ने कहा था, गोरों के 30% खेत गांव के काले गरीबों में बांटे जाएंगे। मगर इस घोषणा के 1 दशक बाद भी ऐसे केवल 3% खेत गरीबों में बंट सके हैं। पर इस दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया है टम्बलानी नोडाडा की। बदलते देश में उनकी भी जिंदगी बदल गई। कभी साधारण क्लर्क थे, अब एक बड़े व्यवसायी बन चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 10% काले लोग आज अमीर हैं। वो इनमें से एक है। The freedom of movement, the freedom of... उन्होंने हमें जहां मन करे वहां जाने, जो मन करे वो करने और जो मन कहे वो कहने का हक दिलाया। उन्होंने हमारे सामने सारी दुनिया खोल दी। The world is yours. मगर उनकी इस कामयाबी के पीछे एक विचित्र कहानी भी छिपी है। उनका एक व्यवसाय ताबूतों का है जो खूब चलता है। कई ताबूत एड्स से मारे गए लोगों के लिए भेजे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हर दिन 600 से अधिक लोग एड्स की वजह से मरते हैं। मंडेला ने देश की राजनीति पर तो ध्यान दिया, पर एड्स के खतरे पर शुरू में उनका ध्यान नहीं गया, जबकि आंदोलनकारी आगाह कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जोर शोर से एड्स विरोधी अभियान चलाया। उनके अपने एक बेटे की मौत एड्स से हुई थी। उन्होंने साल 2000 में कहा कि ये एक जंग है जिसे जीतना होगा। उन्हें जब पता चला कि उनके बेटे को एड्स है तो उन्होंने कहा, इस बारे में पहले से कुछ किया जाना चाहिए था। मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने खूब विकास किया। वो आज भारत, चीन, ब्राजील, रूस के साथ ब्रिक्स में कंधे से कंधा मिलाता है। और ये संभव हो सका उस नेतृत्व से जिसने देश को राजनीतिक स्थिरता दी। अफ्रीका के देशों में जहां बदलावों के बाद अक्सर अराजकता पैर जमा लेती है, मंडेला की विरासत को अलग और खास तो कहा ही जाएगा। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जंग जीतने वाले हीरो नेल्सन मंडेला की कुर्बानियों को याद कर रही है। पूरी दुनिया नस्ली मुनाफरत का जवाब मेल मिलाप से देने वाले जनूबी अफ्रीका को जमहूरी मुल्क बनाने वाले नेल्सन मंडेला की जिंदगी पर पेश है ये रिपोर्ट।
दुनिया के मंच पर ऐसे कुछ ही नेता हैं जिन्होंने दमन को बिना कड़वाहट के सहा और दमनकारी को बिना खून खराबे के हराया। I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में बिताने के बाद मई 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन्हीं के बल पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस रंगभेद की जकड़ न तोड़ पाई और दक्षिण अफ्रीका काले गोरे अपने सभी नागरिकों के लोकतंत्र में तब्दील हुआ। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुआ। वो एक कबायली नेता के बेटे थे, पर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और 34 साल की उम्र में उन्होंने ओलिवर टैम्बो के साथ अपना काम शुरू किया। ये दोस्ती जीवन भर की थी। एक साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी समाज में बदलाव का आंदोलन छेड़ा। ये वो दौर था जब देश के अल्पसंख्यक गोरों के हाथ में सरकारी खजाने और सेना की बागडोर थी, जिसके बल पर वो बहुसंख्यक कालों के अधिकारों और अभिलाषाओं को कुचल रहे थे। In Johannesburg, premier city of South Africa, विरोध की लौ जली तो उसकी लपेट में वो सभी कानून आए जो काले लोगों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते थे। मंडेला ने लोगों को दिशा दिखाई तो कई हड़ताल की राह पर चले और कईयों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए। I despise them because they were despised by the entire world. मैं उनसे नफरत करता था, पूरी दुनिया उनसे नफरत करती थी। वो खूबसूरत सूट बूट में रहते थे, लेकिन वो सिर्फ बाहर से खूबसूरत थे, अंदर से शैतान थे। Of evil inside. लेकिन शार्पविल के नरसंहार ने इस शांतिमय विरोध का रुख बदल दिया। पुलिस ने काले प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 69 लोगों की मौत हो गई। There are many people who feel that it is useless and futile. ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि उस सरकार से शांति और अहिंसा की बात करना बेकार है, जो निहत्थे लोगों का जवाब सिर्फ हिंसा से देना जानती है। Unarmed and defenseless people. अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और मंडेला को अंडरग्राउंड होना पड़ा। आंदोलन हिंसक हुआ और आखिरकार उसके नेता को सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने मुकदमे की सुनवाई में नेल्सन मंडेला ने 3 घंटे का भाषण दिया, अपने जीते जी देश में शांति और लोकतंत्र की उम्मीद बयान की और उसके लिए मर जाने का जज्बा भी जाहिर किया। अगले 27 साल मंडेला ने राजनीतिक कैदी के तौर पर रॉबन आइलैंड की जेल में बिताए। मंडेला समेत पार्टी के बाकी बड़े नेता भी जेल में बंद थे। एक समय आया जब लगा कि आंदोलन की रीढ़ टूट जाएगी, पर बदलाव की लहर चल निकली थी। विदेशी सरकारें दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाने लगीं। खुली सोच वाले गोरों के बीच ये समझ बनने लगी कि मंडेला समस्या नहीं, उसका समाधान है। कई देश उनकी रिहाई की मांग करने लगे। आखिरकार 1990 में गोरे राष्ट्रपति FWD क्लार्क ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर रोक हटा दी और उसी साल फरवरी में नेल्सन मंडेला 27 साल की कैद के बाद रिहा हुए। आजादी की इस राह पर उनके साथ थीं उनकी पत्नी विनी। पर मंडेला का सपना पूरा होते हुए भी अधूरा रहा। काले लोगों में आपसी मतभेद ने हिंसक रूप ले लिया। Take your guns. अपनी बंदूकें उठाओ, अपने चाकू उठाओ और सब सागर में फेंक दो। हिंसा के बीच ही देश में लोकतंत्र का बिगुल बजा। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार बहुजातीय चुनाव हुए। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जीत में लाखों ने लोकतंत्र का असली स्वाद चखा। एक अच्छे राजनेता होने के बावजूद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की कई सामाजिक चुनौतियों से नहीं निपट पाए। सबसे मुश्किल था गरीबों को मकान मुहैया कराना। नतीजा बड़े शहरों में बढ़ती झोपड़पट्टियां। 3 साल बाद ही मंडेला ने अपनी पार्टी की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह ली उपराष्ट्रपति थाबो एम्बेकी ने। मंडेला की ख्याति दुनिया भर में फैली। पर इसी दौरान उनकी शादी टूट गई जब उनकी पत्नी विनी पर एक छात्र कार्यकर्ता के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। फिर 80 साल की उम्र में साल 1998 में उन्होंने नया साथी चुना, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की विधवा ग्रासा माशेल।
मंडेला के पास अब ज्यादा समय था जिंदगी के उन लम्हों को जीने का जो जेल की चारदीवारी में उनसे अलग हो गए थे।